हेलो स्टूडेंट्स, हम सीरीज का चैप्टर पढ़ रहे थे लोकतंत्र के इस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा लोकतंत्र संबंधित विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। मूल रूप से लोकतंत्र के 5 सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। ये 5 सिद्धांत है: लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अथवा अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम पहला जो टॉपिक है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। क्योंकि इसका विकास जो है वो पश्चिमी जगत में हुआ है, इसलिए इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यता है। ये मान्यता है, हम कह सकते हैं, पहला है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। दूसरा, सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। तीसरा, शासन की शक्ति का आधार जनता की शक्ति होती है अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी अथवा ट्रस्टी होती है। चौथा है, सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत जो है वो व्यक्ति को संप्रभु मानता है। फिर दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत बहुलवादी नाम से स्पष्ट है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण होगा वो एक व्यक्ति में नहीं होकर अनेक व्यक्तियों में अथवा समूह में होगा। इस सिद्धांत का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। अब संघात्मक स्वरूप का मतलब ये है कि शक्ति का जो है वो केंद्रीकरण नहीं होगा और एक से अधिक समूह में शक्तियों का बंटवारा होगा। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाता है। निजी समूह हित समूह अपनी भागीदारी निभाएंगे, यानी कि एक व्यक्ति नहीं होकर अलग अलग समूह अलग अलग ग्रुप्स में ये सत्ता का केंद्रीकरण होगा। फिर तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अथवा अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्ग का मतलब है संपन्न वर्ग से है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक सत्ता किसी विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग में ही केंद्रित रहती है। फिर चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत का स्वरूप जो है वो आर्थिक है। ये सिद्धांत प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है। फिर पांचवा टॉपिक है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करने का पर बल देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है इसमें उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत का समन्वय है। इन दोनों को मिलाकर जो इन दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं उदारवादी सिद्धांत की और दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत की, इन दोनों को मिलाकर दोनों को समन्वय करके लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण को अपनाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। तो मूल रूप से लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार बताए गए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नाम से स्पष्ट है कि इसमें जनता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये भी नाम से स्पष्ट है कि जनता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। जनता ही नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है।
वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों को प्रांत कहते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान जो है, स्विट्जरलैंड का पूरा जो देश का बंटवारा 5 राज्यों में किया गया है। उन 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। भारत जैसे बड़े राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम कह सकते हैं, हम जैसे हम पंचायती राज व्यवस्था हमारे जो है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे हम जब सरपंच का चुनाव करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हम उनका चुनाव करते हैं। तो ये छोटे स्तर पर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, परंतु बड़े स्तर पर बड़े राज्यों में या बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। फिर दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने का मतलब है कि हम जैसे मान लें कि हमें मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, तो मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से सीधा हम मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करेंगे, जबकि हम हमारे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। यानी हम एमएलए का, हमारे विधायक का चुनाव करेंगे और हमारे एमएलए और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। वैसे ही यदि केंद्रीय राजनीति की बात करें तो हम यदि प्रधानमंत्री को चुनना है तो हम सीधा प्रधानमंत्री को वोट नहीं करेंगे, हम हमारे प्रतिनिधि जो है एमपी या सांसद बोलते हैं हिंदी में, उनका हम चुनाव करेंगे और हमारे एमपी अथवा सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। तो इसको क्योंकि प्रतिनिधि के माध्यम से हम ये चुनाव, क्योंकि प्रतिनिधि के माध्यम से हम ये उनको वोट करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो लोकतंत्र की जो विशेषता है उसमें सबसे पहली विशेषता है जनता का शासन। जनता का शासन मतलब कि लोकतंत्र में जनता का ही शासन होगा, जनता ही वोट करती है, सरकार को वही चुनते हैं, इसलिए ये एक प्रकार से जनता के ही हाथ में सत्ता की बागडोर रहेगी। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का ही शासन होता है। फिर दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन का मतलब ये है कि जनता हर 5 वर्ष में, या किसी देश में हो सकता है कि कार्यकाल 4 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो, जो भी हो, जितने वर्ष का कार्यकाल होगा उतने कार्यकाल के लिए जो जनता द्वारा उनका चुनाव होता है। तो लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है, अतः ये जनता द्वारा निर्मित शासन कहलाता है। फिर तीसरा है लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। शासन को साधन मानने का मतलब यह है कि ये राज्यों में निवास करने वाले जो व्यक्ति है उनके कल्याण के लिए एक प्रकार से एक साधन के रूप में काम करेगा। फिर चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है, अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब सरकार को ये पता रहता है कि यदि हम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे तो आगामी चुनावों में जनता द्वारा हमें निरस्त कर दिया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति को चुन लिया जाएगा या अन्य सरकार को चुन लिया जाएगा, इसलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। फिर पांचवा है लोकतंत्र का विकासशील शासन। लोकतंत्र का विकासशील शासन का मतलब है कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है। लोकतंत्र शासन प्रारंभ में क्या कहलाता था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहलाता था। प्रारंभ में इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गए। उसको बाद में क्या कहा गया? उदारवादी लोकतंत्र। और वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। और वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को लोक कल्याणकारी राज्य। यानी कि लोकतंत्र का क्या काम है? जनता का कल्याण करना। तो क्योंकि पहले इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे, फिर उसको उदारवादी लोकतंत्र कहा गया और आजकल इसको लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसका क्रमिक रूप से चरणों में विकास हुआ, पहले व्यक्तिवादी लोकतंत्र, फिर उदारवादी लोकतंत्र, फिर लोक कल्याणकारी राज्य, अतः लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। आज का जो टॉपिक हमारा था
पहला लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, जिसमें हमने 5 सिद्धांतों की चर्चा की। और फिर दूसरा टॉपिक था लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, जिसमें हम प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में चर्चा की। और फिर तीसरा टॉपिक हमारा था लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो हमने लोकतंत्र की 5 विशेषताओं की चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।